आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जो आज भी बहुत से लोगों को परेशान करता है, जिस पर आज भी तीखी बहस होती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार। हमारे सामने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक शोध पत्र है जो इस पूरी घटना की कह सकते हैं चीर-फाड़ करता है। और आज हम सिर्फ तारीखों और घटनाओं को दोहराने नहीं वाले, हम एक सवाल की पड़ताल करेंगे। क्या होता है जब राजनीतिक फायदे के लिए बनाया गया एक मोहरा खुद अपने बनाने वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी सिर्फ एक सैन्य अभियान की नहीं, बल्कि एक ऐसी ही राजनीतिक भूल की है जिसके नतीजे आज भी देश भुगत रहा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक लाइन काफी है जो ऑपरेशन के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार ने अपने सैनिकों से कही थी। यह सिखों के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ है। ये वो आधिकारिक पक्ष था, वो वजह थी जो दुनिया को बताई गई। लेकिन जैसे जैसे हम इस विश्लेषण की परतों को खोलेंगे, हम देखेंगे कि सच सच कितना उलझा हुआ और इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक था। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी के केंद्र में एक नाम है जरनैल सिंह भिंडरावाले। ये सिर्फ एक धार्मिक उपदेशक नहीं थे, बल्कि दमदमी टकसाल के प्रमुख थे। और यह समझना जरूरी है कि दमदमी टकसाल ये सिखों की एक बहुत पुरानी और सम्मानित शिक्षण संस्था है। तो जब इसके प्रमुख ने अचानक कट्टरपंथी बातें शुरू कर दी और हथियार उठा लिए, तो ये सिख समुदाय के अंदर ही एक बहुत बड़ी और उलझन भरी बात बन गई। यहीं पर इस शोध पत्र का विश्लेषण एक चौंकाने वाला एंगल सामने लाता है। इसके मुताबिक भिंडरावाले को एक ताकत के रूप में खड़ा करने के पीछे कांग्रेस के ही कुछ नेताओं का हाथ था। अच्छा। जी, 1980 के दशक में पंजाब में अकाली दल एक बड़ी राजनीतिक ताकत थी और कांग्रेस उन्हें कमजोर करना चाहती थी। रणनीति ये थी कि एक कट्टर धार्मिक नेता को खड़ा किया जाए जो अकालियों के सिख वोट बैंक में सेंध लगा सके, एक ऐसा मोहरा जो उनके इशारों पर चले। एक मिनट रुकिए, ये एक बहुत बड़ा आरोप है कि देश की सत्ताधारी पार्टी ने जानबूझकर एक ऐसे शख्स को बढ़ावा दिया जो बाद में देश के लिए ही खतरा बन गया। क्या शोध पत्र इस बात का कोई सबूत देता है, या ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप के तौर पर दर्ज किया गया है? क्योंकि अगर ये सच है तो ये पूरी घटना की जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार पर डालता है। ये शोध पत्र इसे एक स्थापित आरोप के तौर पर पेश करता है और इसके समर्थन में कुछ बड़े नामों का जिक्र करता है। जैसे कि दावा दावा है कि इस भूमिका के लिए भिंडरावाले को इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और पंजाब कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख ज्ञानी ज़ैल सिंह ने चुना था। ज्ञानी ज़ैल सिंह, जो बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने। जी वही। इस रिपोर्ट में कांग्रेस नेता कमलनाथ का एक मशहूर उद्धरण भी शामिल है, हाँ। जिसमें वो कहते हैं, हम उसे कभी कभार पैसे देते थे, ओह, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वो एक आतंकवादी बन जाएगा। ये तो एक तरह का कबूलनामा है कि संपर्क था लेकिन इरादे का अंदाजा नहीं था। हाँ बिल्कुल। मैं कभी नहीं सोचा था कि वो एक आतंकवादी बन जाएगा। ये लाइन अपने आप में एक राजनीतिक त्रासदी की कहानी कहती है। मतलब जिस आग से आप अपने विरोधी का घर जलाना चाहते थे, उसने आपके अपने ही घर को जलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और यही हुआ। भिंडरावाले बहुत जल्द अपने बनाने वालों के नियंत्रण से बाहर हो गए। उन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करने की मांग से शुरू हुआ था। लेकिन जल्द ही ये एक कट्टरपंथी अलगाववादी आंदोलन में बदल गया। उनके भाषणों में जहर घुलने लगा और उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, खासकर नाराज सिख युवाओं के बीच। वो मोहरा अब खुद एक खिलाड़ी बन चुका था और खेल के नियम भी खुद ही तय कर रहा था। और फिर खेल का मैदान भी बदल गया। स्थिति तब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई जब भिंडरावाले और उनके सैकड़ों हथियारबंद समर्थकों ने हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर परिसर को अपना ठिकाना बना लिया। ये सिर्फ एक छिपने की जगह नहीं थी, ये एक खुला ऐलान था। दुनिया भर के सिखों के सबसे पवित्र स्थान को एक किले में तब्दील कर दिया गया। और ये कोई मामूली किलेबंदी नहीं थी। इस काम में उनकी मदद की पूर्व मेजर जनरल शाहबेग सिंह ने, जो 1971 की लड़ाई के हीरो थे, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त कर दिए गए थे। उन्होंने अपनी पूरी सैन्य विशेषज्ञता का इस्तेमाल स्वर्ण मंदिर परिसर को एक अभेद्य किले में बदलने के लिए किया। मतलब कहाँ मोर्चे बनाने हैं, कहाँ मशीन गनें लगानी हैं, जी, कहाँ से स्नाइपर हमला कर सकते हैं, ये सब एक फौजी दिमाग का काम था। सरकार अब सिर्फ कुछ बागियों से नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित सैन्य रणनीति से लड़ रही थी जो उनके सबसे पवित्र स्थान के अंदर से चल रही थी।
उस समय पंजाब में कानून और व्यवस्था का क्या हाल था, इसका अंदाजा एक घटना से लगाया जा सकता है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। डीआईजी एएस अटवाल की हत्या। हाँ, 23 अप्रैल 1983। डीआईजी अटवाल स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना करने गए थे और जैसे ही वो बाहर निकले, मंदिर की सीढ़ियों पर ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उनका शव घंटों वहीं पड़ा रहा, क्योंकि पुलिस के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। सोचकर भी डर लगता है। जब एक राज्य के डीआईजी की लाश उसके सबसे बड़े धार्मिक स्थल की सीढ़ियों से उठाने में घंटों लग जाए, तो ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। अब सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव वो चरम पर था और बातचीत की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। आखिरकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। सैन्य कार्रवाई। ऑपरेशन का कोड नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। और यहाँ इस शोध पत्र में ऑपरेशन की टाइमिंग पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दर्दनाक बात कही गई है। क्या? ऑपरेशन ठीक उस दिन शुरू किया गया जब 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस था। अच्छा। इस दिन हजारों की संख्या में आम श्रद्धालु, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें शामिल थीं, मंदिर परिसर में दर्शन के लिए आते हैं। ऑपरेशन की योजना बनाने वालों को ये पता था, इसके बावजूद यही समय चुना गया। इसका मतलब था कि नागरिक हताहतों का खतरा बहुत ज्यादा था, जो बाद में इस ऑपरेशन का सबसे काला सच साबित हुआ। 1 जून से 8 जून 1984 के बीच ये ऑपरेशन चला। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया था। ऑपरेशन मेटल, जिसका मकसद सीधे स्वर्ण मंदिर परिसर को खाली कराना था, और ऑपरेशन वुडरोज, जो पूरे पंजाब के गांवों से उग्रवादियों का सफाया करने के लिए था। हाँ, स्वर्ण मंदिर के अंदर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां घुसा दी गईं। अकाल तख्त, जो सिखों की सर्वोच्च सांसारिक संस्था है, उसे भारी गोलाबारी में लगभग ध्वस्त कर दिया गया। और जब धुआं छटा तो जो आंकड़े सामने आए वो दिल दहला देने वाले थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक सेना के करीब 700-800 जवान शहीद हुए, 500 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें भिंडरावाले और शाहबेग सिंह भी शामिल थे। लेकिन सबसे दुखद आंकड़ा सरकारी रिपोर्टों में ही 5000 से ज्यादा नागरिक हताहतों का है। 5000? ये आंकड़ा दिमाग सुन कर देता है। ये वो लोग थे जिनका उग्रवाद से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ गलत समय पर, गलत जगह पर अपनी आस्था के सबसे बड़ा केंद्र में मौजूद थे। ये इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी थी, जिसका जख्म आज तक नहीं भर पाया है। और इस त्रासदी ने एक और त्रासदी को जन्म दिया। ऑपरेशन के ठीक 5 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनके आवास पर हत्या कर दी। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का सीधा बदला था। जी। दिलचस्प बात यह है, और इस शोध पत्र में इसका जिक्र भी है, कि खुफिया एजेंसियों ने उन्हें अपने सिख अंगरक्षकों को हटाने की सलाह दी थी। हाँ, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया था कि इससे देश में गलत संदेश जाएगा और उन पर सिख विरोधी होने का ठप्पा लग जाएगा। उनका यह फैसला सैद्धांतिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन ये उनकी जान पर भारी पड़ा। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हुआ, वो भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। दिल्ली और देश के कई दूसरे हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। और ये कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शोध पत्र में कांग्रेस के कई बड़े नेता जैसे HKL भगत, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने और दंगों को आयोजित करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में 3 दिनों के अंदर लगभग 3000 सिखों का कत्लेआम किया गया। पूरे देश में ये आंकड़ा 8000 के पार जा सकता है। तो इतने बड़े घाव ये सिर्फ इतिहास की किताबों में तो नहीं रहते, वे समाज की सोच, राजनीति करने के तरीके और देश की सुरक्षा की पूरी बनावट को हमेशा के लिए बदल देते हैं। इस घटना के बाद भारत हमेशा के लिए कैसे बदल गया? सबसे पहला और सीधा असर खालिस्तान आंदोलन पर पड़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले ये एक हाशिए पर पड़ा आंदोलन था, लेकिन इस ऑपरेशन और उसके बाद हुए दंगों ने इसे एक नई आग दे दी। मतलब जो गुस्सा था जी, उसने युवाओं को। हाँ, सरकार के इस कदम से नाराज और अपमानित महसूस कर रहे कई सिख युवा इस अलगाववादी आंदोलन की तरफ खींचे चले गए। इस विश्लेषण के मुताबिक इसे पाकिस्तान की ISI और विदेशों में बसे कुछ कट्टरपंथी सिख संगठनों से भी भरपूर समर्थन मिलने लगा। पंजाब ने आतंकवाद का एक लंबा और खूनी दौर देखा।
और सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत ने बड़े सबक सीखे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक ने देश को हिला के रख दिया था। बिल्कुल। इसी के बाद एक विशेष बल बनाने का फैसला हुआ जिसका एकमात्र काम प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा करना हो। और यहीं से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का जन्म हुआ। जी, जो आज भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है। और एक और संस्था भी थी, है ना? हाँ, एक और बड़ी संस्था का जन्म भी इसी घटना की कोख से हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना को अपने ही देश के अंदर एक धार्मिक स्थल पर कार्रवाई करनी पड़ी थी, जिसके लिए वो प्रशिक्षित नहीं थी। ये महसूस किया गया कि देश को एक ऐसे विशेष बल की जरूरत है जो आतंकवाद विरोधी अभियानों और बंधक संकट जैसी स्थितियों से निपटने में माहिर हो, ताकि कम से कम नागरिक हताहत हों। सही बात। इसी सोच के साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी यानी ब्लैक कैट कमांडो का गठन किया गया। तो एक राजनीतिक भूल ने न सिर्फ हजारों जानें ली, बल्कि देश की सुरक्षा की पूरी संरचना को बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब आते हैं उस पहलू पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, कानून का पहलू। राजनीति और हिंसा से परे इस पूरी घटना ने हमारे संविधान और कानूनी व्यवस्था पर क्या असर डाला? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जब भी कोई देश ऐसी असाधारण स्थिति से गुजरता है तो उसके कानूनों की असली परीक्षा होती है। ये शोध पत्र 3 प्रमुख संवैधानिक और कानूनी उल्लंघनों की तरफ इशारा करता है, जो दिखाते हैं कि उस समय कानून का राज कैसे प्रभावित हुआ। पहला है अनुच्छेद 15। ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ शोध पत्र का तर्क है कि ये ऑपरेशन अपने आप में भेदभावपूर्ण था। इसमें मंदिर के अंदर मौजूद हर सिख को, चाहे वो श्रद्धालु हो या उग्रवादी, एक संभावित खतरे के रूप में देखा गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिख रेफरेंस लाइब्रेरी का जलना है। जी, ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, ये सिख इतिहास का खजाना थी, जिसमें गुरुओं के हाथ की लिखी पांडुलिपियां और हजारों दुर्लभ ग्रंथ थे। इसे नष्ट करना सिर्फ एक इमारत को जलाना नहीं, बल्कि एक पूरी कौम की सांस्कृतिक विरासत पर हमला था। दूसरा, अनुच्छेद 19, बोलने और शांतिपूर्ण सभा करने की आजादी। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस आजादी का उल्लंघन दोनों तरफ से हुआ। एक तरफ भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने अपने आलोचकों की आवाज को बंदूक से दबाया, जैसे कि पत्रकार लाला जगत नारायण की हत्या। और दूसरी तरफ सरकार ने ऑपरेशन के दौरान पूरे पंजाब में मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी, एक कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट। इसका मतलब था कि देश को ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि पंजाब के अंदर असल में हो क्या रहा है। हाँ, और सूचना का ये अभाव अफवाहों को जन्म देता है और सरकार को किसी भी जवाबदेही से बचाता है। लेकिन क्या सरकार के नजरिए से ये जरूरी नहीं था? उस समय अफवाहें और गलत सूचना स्थिति को और भी बिगाड़ सकती थी। क्या ये एक मजबूरी का फैसला था या सेंसरशिप? ये एक क्लासिक बहस है। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता। सरकार का तर्क यही था कि ये अफवाहों को रोकने के लिए जरूरी था, लेकिन आलोचक, जैसा कि इस शोध पत्र में बताया गया है, ये तर्क देते हैं कि इसका असली मकसद सरकार को अपनी कार्रवाई पर एक पर्दा डालने का मौका देना था। मतलब जब कोई स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं होती तो आप सेना की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा सकते, आप नागरिक हताहतों की सही संख्या नहीं जान सकते। ये एक खतरनाक ढलान है। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे विवादास्पद कानूनी हथियार जो इस्तेमाल किया गया वो था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी AFSPA। हाँ, AFSPA। इसे ऐसे समझिए कि इसने सेना को एक तरह का ब्लैंक चेक दे दिया था। ओके। पंजाब और चंडीगढ़ के लिए 1983 में इसका एक विशेष संस्करण लाया गया। ये कानून सेना को अशांत क्षेत्रों में लगभग असीमित अधिकार देता है, जैसे कि शक के आधार पर किसी को भी गोली मारने का अधिकार, जी, बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने और तलाशी लेने का अधिकार, और सबसे बड़ी बात, इन कार्रवाइयों के लिए उन पर कोई कानूनी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस कानून की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन बताया है, क्योंकि ये जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को बेहद कमजोर करता है। ये दिखाता है कि सरकार स्थिति को एक युद्ध की तरह देख रही थी, न कि एक कानून व्यवस्था की समस्या की तरह। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक हफ्ते का सैन्य अभियान नहीं था। ये सालों की राजनीतिक गलतियों, सत्ता के लिए किए गए खतरनाक प्रयोगों और बढ़ते चरमपंथ का एक ऐसा विस्फोटक नतीजा था जिसने भारत की आत्मा पर गहरे जख्म छोड़े। यह शोध पत्र इसे बहुत सटीक शब्दों में एक
घर का संकट कहता है, जिसे राजनीतिक जरूरतों के लिए गलत तरीके से संभाला गया। इसके जख्म आज भी सिख समुदाय के मन में, खासकर विदेशों में बसे सिखों के बीच बहुत गहरे हैं। ये घटना हमें एक कठोर सबक सिखाती है कि जब राजनीतिक फायदे के लिए सामाजिक ताने-बाने और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है, तो उसके परिणाम कितने विनाशकारी और लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं। और यह हमें आज के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक विचार के साथ छोड़ जाता है। इस शोध पत्र के आखिर में यह उल्लेख है कि विदेशों में बसे सिख समुदाय में खालिस्तान समर्थक भावनाओं फिर से सिर उठा रही हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमने वाकई इतिहास से अपना सबक सीखा है? क्या अतीत की गलतियों को दोहराने से बचने के लिए हमारा समाज और हमारी राजनीति आज पर्याप्त रूप से सतर्क है? या इतिहास की गूंज एक बार फिर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है?